IVM 2022 की शुरुआत भारतीय टीम के लिए अच्छी नहीं रही, क्योंकि साल का पहला टेस्ट मैच भारतीय टीम जोहानिसबर्ग के मैदान पर खेली और वो टेस्ट मैच भारतीय टीम हार गई। 29 साल के बाद भारतीय टीम वांडरर्स के मैदान पर कोई टेस्ट मैच हारी है। इससे पहले जो 5 मुकाबले भारतीय टीम ने जोहानिसबर्ग में खेले थे, उनमें से 2 मुकाबले जीते थे, 3 टेस्ट मैच ड्रॉ हुए थे और कुल मिलाकर अजय किला माना जाता था दक्षिण अफ्रीका में भारतीय टीम का। लेकिन इस अजय किले को ध्वस्त करने का काम किया डीन एल्गर ने। शानदार बल्लेबाजी की और थ्रू आउट द मैच भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा डीन एल्गर थे। और 2018 की कहानी बरबस जहन में आई, जब डीन एल्गर तब 86 रन बना के नॉट आउट थे और दक्षिण अफ्रीका वो टेस्ट मैच हार गया था। लेकिन इस बार 96 रन बना के वो नॉट आउट रहे और दक्षिण अफ्रीका को टेस्ट मैच जिता के गए। कमोबश तस्वीर लगभग वैसी थी, लेकिन नतीजा इस बार 2018 से उल्टा देखने को मिला। अब सवाल बड़ा यह है कि भारतीय टीम ने बल्लेबाजी में इस टेस्ट मैच के रिजल्ट पर असर पड़ा या गेंदबाजों ने अकॉर्डिंग टू द प्लान गेंदबाजी नहीं की। इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे और केपटाउन टेस्ट मैच से पहले क्या कुछ करना पड़ेगा भारतीय टीम को और क्या एक बड़ा मौका सीरीज जीतने का भारतीय टीम ने खो दिया, इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा और मेरे साथ 2 बेहद खास मेहमान, सबा करीम पूर्व क्रिकेटर, सिलेक्टर और अभी कमेंटेटर, साथ ही अयाज मेमन हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। इनसे आज हम चर्चा भारतीय टीम के प्रदर्शन को लेकर करेंगे और ऐसा क्या हुआ कि सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल करने के बाद सीरीज अब 1-1 की बराबरी पर आ चुकी है। अयाज सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। राहुल द्रविड़ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बारिश की वजह से मैदान गीला हो गया था, गेंदबाजों को दिक्कतें आ रही थी और पिच भी थोड़ी फ्लैट हो गई थी। अब ये इसको एक्सक्यूज आप मानते हैं कि या आपको लग रहा है कि एक बड़ी वजहों में एक वजह ये भी थी कि बारिश ने मैच का सिनेरियो पूरी तरह से बदल दिया? हालांकि 122 ही रन चाहिए थे टेस्ट मैच के चौथे दिन। देखिए, कुछ हद तक ठीक है, ये रैशनलाइजेशन है। आप हारने के बाद रीजंस जो देखते हैं तो इसको फैक्टर करना पड़ेगा कि बारिश हो गई, आउटफील्ड वेट हो गया, बॉलर जो है, एक बॉलर आपके पास लगभग नहीं था क्योंकि मोहम्मद सिराज इंजरी को नर्स कर रहे थे। लेकिन ओवरऑल अगर आप पिक्चर देखें तो यहाँ पर क्लियर है कि इंडिया आउटप्ले हो गई। टॉस जीता था, अच्छा बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती थी अगर पहली इनिंग में 50-60 रन और बना लेते, और दूसरी इनिंग में भी जब मौका था, पार्टनरशिप हुई रहाणे और पुजारा के बीच, तो वहां से बिल्ड करने की पॉसिबिलिटी थी, वो हुआ नहीं। गेंदबाजी में भी मुझे लगता है कि सेकेंड इनिंग्स में कुछ हद तक जो डिमांड थी सिचुएशन की, उस तरह की गेंदबाजी हुई नहीं। आप क्योंकि पिच में इतनी आपको मदद थी, ये नहीं है कि आप कहीं भी डाल दे तो आपको विकेट्स मिल जाएगी। ना भूले कि उनके लिए वो होम कंडीशन थी उन बैट्समैन के लिए। और हालांकि साउथ अफ्रीका की बैटिंग हल्की है, ये दाद देनी पड़ेगी जिस तरह से उन्होंने खेला है। उन्होंने गिव अप नहीं किया। एक मैच हारने के बाद जिस तरह से आया है, बहुत डिटर्मिनेशन के साथ। और मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ा किरदार इसमें रहा है डीन एल्गर का एज अ कैप्टन, एज अ बैट्समैन। बिल्कुल स्टाइलिश तो है ही नहीं और काफी उनको बॉल्स लेने पड़े सीने पर, सर पर, यहाँ वहां जहां भी, लेकिन डटे रहे। और एक स्पेल जो था रबाडा का, जिसने गेम को टर्न किया, मेरे ख्याल से ये दो बहुत से फैक्टर्स होते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो इंडिया का परफॉर्मेंस जो था, मुझे लगा इनकंसिस्टेंट था और कुछ हद तक केयरलेस भी था। जिस तरह से ऋषभ पंत ने वो शॉट खेला, मेरे ख्याल से तो उसमें काफी नुकसान हुआ इंडिया को, क्योंकि वहां पर उस स्थिति पर 25, 30, 40 रन भी बहुत भारी पड़ जाते हैं साइकोलॉजिकली सामने वाली टीम को। वो हुआ नहीं। तो एक तरह से मैच जो है इंडिया ने सरेंडर कर दिया साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए। और लास्ट डे पर जो भी है, बारिश है वगैरह है, 122 रन इंडिया के पेस अटैक के खिलाफ बुमराह और शमी और ठाकुर, एक बड़ा अचीवमेंट है साउथ अफ्रीका के लिए। और मुझे लगता है सीरीज लेवल करने के बाद मैं कहूंगा कि अब थोड़ा सा एडवांटेज हट गया है इन फेवर ऑफ साउथ अफ्रीका, नॉट इन फेवर ऑफ इंडिया। हाँ यार, मुझे लगता है कि जैसे पहले टेस्ट मैच में हमें देखने को मिला था, अगर आप टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय ले रहे हैं, बहुत जरूरी है आप कम से कम स्कोर पर 300 सवा 300 का स्कोर खड़ा करें। सबसे बड़ी भूल भारत ने वो की। उसके बाद दूसरी पारी में जैसे कि आपने कहा, हमारे पास मौका था 40-50 रन और जोड़ने का। तो ये अगर हम 150 रन अगर हम ऐड कर दें जो टारगेट भारत ने सेट किया, तो देखिए टारगेट 350 के करीब हो जाता। वहां पर ये टारगेट अचीव करना दक्षिण अफ्रीका के लिए बहुत कठिन हो जाता। तो और मैं ये भी देख रहा था कि दूसरी इनिंग्स में जो हमारे गेंदबाजों ने बॉलिंग की है, उस जिस तरह का विकेट था, वेरिएबल बाउंस है, अकस्मात बॉल उछल रही है, वहां पर भारतीय सीमर्स ने बहुत ज्यादा शॉर्ट पिच डिलीवरी डाली है आज।
शॉर्ट पिच डिलीवरी डालने से बल्लेबाजों को और ज्यादा समय मिल जाता है नेगोशिएट करने के लिए। आपको याद होगा कल ही के दिन में करीब 3 या 4 जो 22 गए हैं और ऋषभ पंत के सर के ऊपर से निकल गए। करीब 53% या 57% जो डिलीवरीज हैं इंडियन पेस बॉलर्स ने शॉर्ट पिच डिलीवरी डाली हैं। और अगर आप उसको और ज्यादा ऊपर डालते तो मुझे लगता है कि फायदा बनता। और एक और बात है कि थर्ड डे जो इस तरह की बैटिंग की है दक्षिण अफ्रीका ने, वो प्लेटफॉर्म सेट किया है फोर्थ डे में ये अचीव करने के लिए। 118 पर 2 जिस विकेट पर भारत के बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे थे, वहां पर आकर एक बड़ा स्कोर खड़ा करना, वो शानदार रहा। वो उसी वजह से मुझे लगता है कि ये अंदर से जो जो इच्छा होती है जीतने की, जो हंगर होता है, वो ज्यादा नजर आया दक्षिण अफ्रीका में, और इसी कारण से वो ये टेस्ट मैच जीत गए। बहुत ही शानदार मुकाबला रहा, पर अंत मुझे लगता है कि भारत एक स्ट्रांग स्थिति में था, उसने वो स्थिति को गंवा दिया और इसी वजह से भारत को ये मैच हारना पड़ा। अब मुझे तो ये भी लग रहा है अयाज कि अब आने वाले टेस्ट मैच में देखिए रोमांच ज्यादा बढ़ जाएगा, पर ये कई बार हो चुका है इसके पहले भी। कई सारे श्रृंखलाओं में आपको याद होगा कि हमारा जो परफॉर्मेंस रहता है बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन रहता है, और इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि अगर हम नंबर 1 नंबर 2 टीम है तो इतना ज्यादा अप एंड डाउन हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हमारी टीम जिस तरह की है हमें तो डोमिनेट करना चाहिए। इसी वजह से मुझे लग रहा था कि ये श्रृंखला हमें 3-0 से जीतनी चाहिए थी, और हमें जिस तरह की पोजीशन थी टेस्ट मैच में भी, या ये टेस्ट मैच हमारे हाथ में था अगर हम ज्यादा एप्लीकेशन के साथ यहाँ पर बैटिंग करते। तो मुझे सवाल क्या है, क्या रीजन आप देख रहे हैं कि लॉस ऑफ कंसंट्रेशन है कि ओवर कॉन्फिडेंस है? हमने बहुत अच्छी मैच जीती है पहली मैच, लेकिन दूसरी मैच में हम जा रहे हैं तो फिर स्ट्रगल कर रहे हैं। व्हाट आर द रीजंस? क्या हो सकती वजह कि आप इस तरह से हारते हैं? इतना हाई, जैसे आपने कहा, इतने बड़े हाई के बाद इतना लो आना, ये नॉर्मल नहीं है, ये अबनॉर्मल सिचुएशन। हाँ, और ये कई सालों से होता आ रहा है। इसके पहले भी रवि शास्त्री के टेन्यू में भी यही देखने को मिला था, वही सिलसिला यहाँ पर भी शुरू हुआ है। और इसको दूर करना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी चुनौती राहुल द्रविड़ के लिए यही होगी। ये जो ग्राफ है ऊपर नीचे का, इसको बहुत से जल्द हटाया जाए। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि एक टेस्ट मैच में जो हम जीतते हैं उसमें हम इतना ज्यादा जोश के साथ खेलते हैं, हम पूरी अपनी एनर्जी लगा देते हैं कि पर दूसरे टेस्ट मैच में जो इंटेंसिटी के साथ हमें मैदान में उतरना चाहिए वो देखने को मिलता नहीं है, जो एकाग्रता होनी चाहिए वो देखने को मिलती नहीं है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि अंत में अगर हम ठीक तरह से विश्लेषण करें अयाज, तो एक बात साफ नजर में आती है कि हमारे प्लेयर्स एक पर्टिकुलर टेस्ट मैच के लिए बहुत एक तरह के सुपर पावर हैं, पर श्रृंखला जीतने के लिए आपको वही इंटेंसिटी, वही डोमिनेंस हर टेस्ट मैच में, हर सेशन में दिखाना होगा। तो एक टेस्ट मैच में जो करीब 15 सेशन होते हैं उसमें हम इंटेंसिटी दिखा लेते हैं, पर अगर उसके बाद फिर से हमें वही 15 सेशन में इंटेंसिटी दिखानी होती है तो वो जो फोर्स होना चाहिए, वो जो तैयारी होनी चाहिए, वो जो एकाग्रता होनी चाहिए, वो मिसिंग हो जाती है, जिसकी वजह से ये ग्राफ हमें देखने को मिलता है। विराट कोहली के गायब होने को भी एक बड़ी वजह हमारे तमाम व्यूअर्स मान रहे हैं। हर्ष जैन का कहना है कि विराट की कैप्टेंसी जो है डिसाइडिंग फैक्टर थी। और कमल चंद, बैक टू बैक दोनों का सवाल मैं ले रहा हूँ क्योंकि सवाल आया सर एक ही जैसा है। उनका कहना है कि विराट की कप्तानी को बहुत ज्यादा मिस किया। ये कमल चंद का भी सवाल है, हर्ष जैन का भी है। और के राहुल अभी बहुत इनमैच्योर कप्तान लगे, क्या आप भी मानते हैं ऐसा? देखिए, मुझे तो इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रहा है, क्योंकि हमेशा जो आलोचना हुई है विराट की वो ये है कि बहुत ज्यादा अग्रेशन है, बहुत ज्यादा दिखाते हैं अग्रेशन, टैक्टिक्स जो है इतनी सही नहीं है, केवल जो है इन योर फेस अग्रेशन है। अब जब मैच हार गए तो हम कह रहे हैं कि भाई विराट कोहली का अग्रेशन कहाँ गया, वो मिस कर रहे हैं हम। तो मुझे लग रहा है कि एक्चुअली उसका रीजन डीपर है। ये तो जरूर है कि उनकी एनर्जी जो है और एज अ बैट्समैन जो उनका एक्सपीरियंस है वो बहुमूल्य है, और उनकी जो एनर्जी है फील्ड पे जो ले आते हैं वो एक्चुअली जो है उनका एक आप स्टीरियोटाइप बना ले, लेकिन वो उनकी खासियत भी है। लेकिन बड़ी चीज ये है जो सबा ने हाईलाइट किया, मुझे लगता है कि उस पर ज्यादा गौर करना चाहिए कि इतना ऊपर नीचे ग्राफ क्यों जाता है, क्या वजह है कि कलेक्टिवली, एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कि पूरी ग्रुप का परफॉर्मेंस पहले टेस्ट में बिल्कुल शानदार अगर आप देखें, और ये कुछ हद तक इस मैच में भी पहली इनिंग में आपने साउथ अफ्रीका को ज्यादा बड़ी लीड नहीं लेनी थी, तो बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि अगर 80-90 रन की लीड हो जाती है इस पिच पर तो बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन शार्दुल ठाकुर आके यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी की, कलेक्टिवली जो था परफॉर्मेंस, उसके बाद जो है वहां से मैच बिखरना शुरू हो गई जहां तक इंडिया का सवाल है। और क्या वजह है इस तरह से ये परफॉर्मेंस होता है? जैसे सबा ने बताया कि ये नहीं है कि एक सीरीज में हम देख रहे हैं, लगातार हर सीरीज अगर आप देख लें पिछले 4-5 साल में, तो अप एंड डाउन परफॉर्मेंस रहता है। ये अच्छा है कि ओवरसीज आप मैचेस जीते हैं, सीरीज जीते हैं, लेकिन जो कहते हैं सुपर पावर का एक परफॉर्मेंस होता है, अगर आप बड़ी टीम देख ले
हिस्ट्री की वेस्ट इंडीज की टीम लॉयड और रिचर्ड्स के अंडर या ऑस्ट्रेलिया की टीम 15-20 साल तक, वो एक बार लय पड़ते थे तो फिर वो पूरी सीरीज को डोमिनेट करते थे। वो नजर नहीं आता है इंडियन टीम में, और वो क्या वजह है सभा ने कुछ हद तक समझाया, लेकिन मेरे ख्याल से और उसमें ये बड़ा चैलेंज है राहुल द्रविड़ के सामने, ये मार्जिनल जो इम्प्रूवमेंट चाहिए जिससे आप इजीली टेस्ट मैच जीत सके या डोमिनेट कर सके, उसकी बहुत सख्त जरूरत है। हर्षैन का पुजारा और रहाणे की 50 को लेके भी आया सवाल है सभा भाई। एक तो उनका कहना है कि उनकी 50 भी बिल्कुल व्यर्थ गई, और दूसरा ये कि क्या जब इतने एक्सपीरियंस बैट्समैन है, के राहुल ने भी कल जिक्र किया इस बात का कि बैट्समैन को और कंट्रीब्यूट करना चाहिए, तभी आप टेस्ट मैचेस जीत पाएंगे कंसिस्टेंट तौर पे। क्या ये एक बड़ी वजह अभी देख रहे हैं कि 50 हम बना रहे हैं, 30 बना रहे हैं, 40 बना रहे हैं, कन्वर्जन रेट भारतीय बल्लेबाजों का जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है बहुत नीचे आता चला जा रहा है। शतक शायद टेस्ट क्रिकेट में हमने के राहुल का एक देखा है, नहीं तो लंबे लंबे टाइम निकल जाते जब हम शतक देख पाए। हाँ राजीव, अगर आप देखें पिछले 1-2 साल में हमारे टेस्ट 100 हैं कहाँ। केएल राहुल के शतक है, रोहित शर्मा के शतक हैं, उसके अलावा हमारे मिडिल ऑर्डर में शतक नजर ही नहीं आ रहे हैं। तो जब तक कि आप ये अच्छे स्टार्ट्स को कन्वर्ट नहीं करेंगे बड़े स्कोर में, ऐसे कंडीशंस में जहां पर आपको पता है कि बैटिंग डिफिकल्ट है, जो खिलाड़ी अंदर गया है जिसने 40-50 रन बना लिए हैं, उसका ये दायित्व है कि वो एक बड़ा स्कोर खड़ा करे। और यही हम लोगों ने दक्षिण अफ्रीका में देखा। देखिए डीन एल्गर ने कितनी अच्छी पारी खेली, उनको अन्य बल्लेबाजों ने थोड़ी बहुत मदद की। तो मुझे लगता है कि अंत में जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स है उनको अपना हाथ ऊपर करके ये दिखाना होगा कि 40-50 रन मेरा काम नहीं है बनाना, मेरा काम है बड़े स्कोर खड़ा करना, मेरा काम है शतक लगाना। अगर आपने इतने टेस्ट मैचेस खेल लिए हैं, वहां पर अगर आप सिर्फ 40-50 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसका वैल्यू तो है, पर विनिंग कॉज में वो काम आता नहीं है। वो सिर्फ मदद करता है आपको अपने टीम अपने पोजीशन सिक्योर करने के लिए। और एक्सपीरियंस प्लेयर्स का काम ये नहीं है कि आप जगह के लिए आप खेलें, एक्सपीरियंस प्लेयर्स का काम ये है कि आप मैच जीतने के लिए अपने टीम में कंट्रीब्यूट करें। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और ये ध्यान देना होगा राहुल द्रविड़ और टीम मैनेजमेंट को कि आप यहाँ से आगे किस तरह से बढ़ेंगे। और मुझे लगता है कि स्टैट्स राहुल के सामने भी होंगे कि पिछले 2-3 साल में हमारे शतक जो आए हैं वो सिर्फ टॉप ऑर्डर में ही आए, ओपनर्स की तरफ से ही आए, उसके अलावा है ही नहीं शतक। बिल्कुल यार सर, जो बात सभा भाई कह रहे हैं उसे कंटिन्यू आगे कर रहे हैं। कसाट साहब ने भी इस बात का जिक्र किया कि क्या रहाणे और पुजारा की जो हाफ सेंचुरी थी वो कॉस्ट कर गई इंडियन टीम को। सेकंड इनिंग्स में बड़ा स्कोर करते तो शायद भारतीय टीम के लिए स्थिति थोड़ी बेहतर होती। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उसी से कनेक्टेड पूछ दिया उन्होंने कि क्या जोहानिसबर्ग में दोनों अपना आखिरी टेस्ट मैच खेल चुके हैं। आया सर, देखिए हाफ सेंचुरीज बनाई है तो मेरे ख्याल से उनकी जगह जो है वो सिक्योर हो गई है, लेकिन जैसे सभा ने कहा कि दो में से एक भी अगर वो हाफ सेंचुरी को सेंचुरी में कन्वर्ट करते तो यहाँ पर मैच का नतीजा शायद कुछ और हो सकता था। ये हम गारंटी से नहीं कह सकते, लेकिन जैसे कंट्रीब्यूशन की बात की हमने सेंचुरीज की, राजीव पिछले 2 साल में आप रोहित की 2 सेंचुरीज हटा दें, एक इंग्लैंड में, एक इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू मैच चेन्नई में, और राहुल की एक सेंचुरी, तो तीसरी सेंचुरी जो मुझे याद आ रही है वो है आर अश्विन की। बाकी जो बल्लेबाज है आपके टॉप ऑर्डर बैट्समैन ने, उन्होंने सेंचुरीज ही नहीं बनाए, ना विराट ने बनाए, ना पुजारा ने बनाए, ना रहाणे ने बनाए, ना पंत ने बनाए। तो ये जो है ये बहुत बड़ा एक गैप रह जाता है अगर आप अपनी टीम को देख लें। एक कॉन्ट्रास्ट हो रहा है जैसे इंग्लैंड के साथ हो रहा है फिलहाल, और इंग्लैंड का हशर जो हम देख रहे हैं, हशर में क्या हो रहा है कि एक ही बल्लेबाज रन बना रहा है जो रूट, बाकी जो है वो सामने जो है जो भी गेंदबाज आए उनके सामने सजदा कर देते हैं कि भाई हम हमारी विकेट ले लो। तो अगर ऐसा सिलसिला चलता रहा, आपके पास कितनी भी बेहतरीन बॉलिंग अटैक हो, आप मैचेस कंसिस्टेंटली नहीं जीत सकते, हमेशा आपको प्रॉब्लम होगा जीतने के लिए। ओवरसीज में खास करके अगर आप 350 450 रन नहीं बनाते हैं पहली इनिंग में टॉस जीतने के बाद, तो आप एक्चुअली एडवांटेज जो है टॉस का खो देते हैं और सामने वाली टीम को एडवांटेज वो सामने सरेंडर कर देते हैं, और वही कुछ हो रहा है। ये कुछ हद तक हमने इंग्लैंड में भी देखा, ऑस्ट्रेलिया में भी देखा। ऑस्ट्रेलिया में फाइट बैक किया और जीता सीरीज, परफॉर्मेंस था, लेकिन हर बार हम अंडरडॉग क्यों बन जाते हैं, इस सिचुएशन में क्यों आ जाते हैं कि हमारे बल्लेबाज कंसिस्टेंटली रन्स नहीं दे पा रहे। क्या वजह है? क्या टेक्निकल इश्यू है, क्या मेंटल इश्यू है, कुछ टेम्परामेंटल इश्यू है, क्या वजह है? ये एक बड़ा सवाल है। सभा भाई, क्वेश्चन पृथ्वी जी का आपके लिए है कि सभा जी, कैन यू प्लीज नेम वन बैट्समैन इन द टीम हु इज फिट फॉर टू बी अ टेस्ट क्रिकेट बैट्समैन? कौन है एक बल्लेबाज का नाम अगर आप लें? मतलब
अभी तो बहुत सारे हैं, सब तो टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं। कल मैं स्टैट्स देख रहा था, अजिंक्य रहाणे 81 टेस्ट मैच, चेतेश्वर पुजारा 94 टेस्ट मैच, केएल राहुल भी अब धीरे धीरे उनके भी टेस्ट मैच की टैली बढ़ रही है। तो सभी अकॉम्प्लिश प्लेयर्स हैं। पर मुझे लगता है कि ये अब आजकल के जमाने में जो ओवरसीज कंडीशंस जो मिल रहे हैं भारत को, वो टेस्टिंग कंडीशंस हैं। चाहे वो दक्षिण अफ्रीका हो, इंग्लैंड हो, या फिर ऑस्ट्रेलिया क्यों ना हो, तो वहां पर सेशन टू सेशन आपको बैटिंग करनी होती है। आपकी एकाग्रता कभी भी भंग नहीं हो सकती है। इस मैच में मुझे ऐसा लगा, पिछले मैच में भी मुझे ऐसा लग रहा था कि कई बार हमारा जो एटीट्यूड है कुछ ज्यादा रेकलेस रहा है बल्लेबाजी में। आपको एकदम टाइट होकर बैटिंग करनी होगी, जिस तरह से डीन एल्गर ने बल्लेबाजी की है। तभी आप एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर जो हर एक टीम जो है कम से कम 5 बॉलर्स के साथ मैदान में उतर रही है, और सभी जो 5 बॉलर्स हैं उनको वो टॉप क्वालिटी बॉलर्स हैं। वो अलग अलग पैमाने से, अलग अलग तरीके से आपको आउट करने की कोशिश करेंगे। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि तैयारी सही होनी चाहिए, और विजुअलाइजेशन जो है वो उच्च कोटि का होना चाहिए। तभी आप लंबे समय तक बैटिंग करेंगे और तभी आप बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि मेरी प्लानिंग सिर्फ रबाडा और ओलिवर के खिलाफ होनी चाहिए। आपकी जो विजुअलाइजेशन है वो 5 गेंदबाजों के साथ होना चाहिए, कि हर एक बैट्समैन, हर एक बॉलर जो आ रहा है मुझे बॉलिंग करने के लिए, इसके सामने मुझे किस तरह से बैटिंग करनी है। उस तरह की तैयारी अगर आपकी रहेगी, तो आप जब मैदान में उतरेंगे और उस बॉलर को फेस करेंगे, और आपको मालूम है कि आपने किस तरह से विजुअलाइज किया, उसी प्रकार से आप तैयार होकर मैदान में उतरते हैं बैटिंग करने के लिए। बिल्कुल, चलिए इसी नोट पर एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अयाज सर के भी उनके एक्सपर्ट कमेंट लेंगे, और साथ ही केपटाउन टेस्ट मैच में क्या कुछ चेंजेस अब भारतीय टीम को करने पड़ेंगे, क्योंकि अब डू एंड डाई की सिचुएशन आ गई है। सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। इस पर आगे बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। If you love cricket, listen up. The Edges and Sledges Cricket Podcast is here for you. Hosted by DJ, Varun, and me, Ashwin, we bring a fun, fresh fan's point of view to talking all things cricket. Sometimes it's just the three of us, sometimes we have guests, including current and former international cricketers. For new episodes every week, check out the Edges and Sledges Cricket Podcast on the IVM app, website, or wherever you get your podcasts. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आया सर, कुछ एक तो आप कहना चाह रहे थे, दूसरा हर्ष जैन और हमारे तमाम क्रिकेट व्यूअर्स हैं जो बहुत ज्यादा नाराज हैं रहाणे और पुजारा को कंटिन्यू टीम में रखने पर। हर्ष जैन ने तो यहाँ तक कह दिया कि भले ही भारतीय टीम बहुत हैप्पी हो पुजारा और रहाणे के अर्धशतक से, बट एक्चुअली केपटाउन टेस्ट मैच में विराट और श्रेयस अय्यर को अंदर लाना चाहिए दोनों की जगह। देखिए, टीम सिलेक्शन जो होगा वो होगा। मैं ये 2 चीज बताना चाहता हूँ। एक तो ये है कि हमेशा जो आर्ग्यूमेंट आता है कि इतना एक्सपीरियंस नहीं है ओवरसीज खेलने के लिए, इसीलिए आप मार्जिन ऑफ एरर बढ़ा देते हैं बैट्समैन के लिए। मैं इससे बिल्कुल अग्रीमेंट में नहीं हूँ। मैं आपको बताऊं कि आजकल के जो मार्नस लबुशेन जो है, उनके पास क्या एक्सपीरियंस है, लेकिन धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं, मैच पे मैच 50-100 बनाते जा रहे हैं, ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में लेकिन अगेंस्ट इन इंग्लैंड ऑल्सो। जब से वो आए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए, तब से उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। और आप अगर इतिहास में जाए, सुनील गावस्कर अपनी पहली सीरीज में 774 रन बनाए, जो अब तक रिकॉर्ड है। सचिन तेंदुलकर का डेब्यू हुआ पाकिस्तान में, नेक्स्ट सीजन उन्होंने रन बनाए इंग्लैंड में, सेंचुरी बना दी, 17 साल के थे। राहुल द्रविड़ जो थे और सौरव गांगुली पहले मैच में सेंचुरी बनाई और 95 बनाया उन्होंने। तो ये नहीं है कि आप 20-25 मैच के बाद ही आपके पास उतना एक्सपीरियंस आएगा कि आप रन बना सकते हैं। और आजकल इस इंफॉर्मेशन एज में, जहां पर वीडियोस अवेलेबल है, डेटा अवेलेबल है, सब बॉलर्स को आप स्टडी कर सकते हैं मैदान में उतरने से पहले, मेरे ख्याल से कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है। और ये जितने भी प्लेयर्स हम देख रहे हैं, वो इंडिया ए की टीम के लिए खेलते हुए पूरा विश्व क्रिकेट जो वर्ल्ड है उसमें टूर कर चुके हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है। दूसरी बात ये बताना चाहता हूं कि आजकल जो ट्रेंड है टेस्ट क्रिकेट में, वहां पर उलटफेर रिजल्ट्स काफी आ रहे हैं। बांग्लादेश ने हरा दिया न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने वाली टीम। एक विलियमसन नहीं खेल रहे थे, बाकी फुल स्ट्रेंथ टीम थी न्यूजीलैंड की, लेकिन बांग्लादेश ने अपसेट कर दिया। तो ये नहीं है कोई भी टीम टेक फॉर ग्रांटेड कर सकती है सामने वाली टीम को कि हल्की है, उनके पास हाशिम मामला नहीं है, एबी डिविलियर्स नहीं है, ग्रेम स्मिथ नहीं है, तो हम इनको, कालिस नहीं है तो हम इनको इजीली हरा देंगे। ये नहीं होता है आजकल, अनलेस आप क्लाइव लॉयड और ऑस्ट्रेलिया की टीम लेके आए जो कंसिस्टेंटली इतना जीती थी, बहुत रेयर ओकेजन पे हारती थी। लेकिन आजकल आप देख लें, अब केवल एक इंग्लैंड की जो पिटाई हो रही है एशेज में, उसको अलग कर दें आप, तो मैच के रिजल्ट जो है ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो इसीलिए सब टीम को, हर प्लेयर को चौकन्ना होना चाहिए कि आप टेस्ट मैच में उतरते हैं तो
सामने वाली टीम भी आपको अपसेट कर सकती है, भले ही वो पेपर पे हल्की नजर आए। बिल्कुल सबा भाई, एक जो बात अयाज सर ने कही उसको थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या हमारे यहाँ जो खिलाड़ी फॉर्म में होता है उसको सही समय पे आप मैदान पे नहीं उतारते, इसका भी एक बड़ा रीजन है। अब मैं एक एग्जांपल आपको दूं, उस्मान ख्वाजा शुरू में आया ऑस्ट्रेलिया में, फिर उनको ड्रॉप किया गया, लंबे अरसे तक वहां की डोमेस्टिक क्रिकेट खेले और अभी इंग्लैंड के खिलाफ आए, नंबर 5 में उनको बल्लेबाजी कराई गई और 160 रन उन्होंने बनाए। तो क्या ये एप्रोप्रिएट टाइम पे चांस देना, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया लाता है अपने प्लेयर्स को पूरा ग्राइंड करके डोमेस्टिक क्रिकेट में रनों का अंबार लाता है और फिर वो लंबा एक देते हैं उनको रोप। भारत में हम देख रहे हैं श्रेयस अय्यर आया, शतक लगाया, उनको ड्रॉप कर दिया गया। दक्षिण अफ्रीका में हनुमा विहारी बहुत अच्छा कर रहे थे, सडनली उनका कॉन्फिडेंस शेक कर दिया आपने। और इसलिए आप ये चीजें कर रहे हैं क्योंकि आपको रहाणे और पुजारा को खिलाना है एक लंबा, और ये कब तक ये सिलसिला चलेगा? क्या ये एक बड़ा रीजन आप देखते हैं कि बैटिंग इस वजह से भी स्ट्रगल कर रही है कि जो खिलाड़ी फॉर्म में है, करंटली रन बना रहे हैं, उनको आप बाहर बिठा रहे हैं इसलिए कि बड़े नाम को आप हटा नहीं सकते? देखिए राजीव, आपने ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात की। उस्मान ख्वाजा को मौका इस वजह से मिला है क्योंकि ट्रेविस हेड कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, और अगर वो कोविड नेगेटिव हो जाएंगे नेक्स्ट टेस्ट मैच में, तो मुझे लगता है कि उस्मान ख्वाजा को भी बाहर जाना होगा। ऑस्ट्रेलिया कुछ इसी प्रकार के इस तरह से मैटर्स को डील करता है, वो अलग बात होगी। देखिए, मुझे लगता है कि हम बहुत देर कर रहे हैं रिएक्ट करने में ये फैक्ट को कि हमारा हमारी जो बल्लेबाजी है, जो मिडिल ऑर्डर जो एक तरह की रीढ़ मानी जाती है, वो कई सालों से संघर्ष कर रही है। इसको जल्द से जल्द एड्रेस करना बहुत जरूरी है। ये देखिए, आपके पास इतना ज्यादा अनुभव है, आप 80 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, 94 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, 40-50 रन तो आप 3-4 इनिंग्स के बाद आप बना ही लेंगे, क्योंकि आपके पास अनुभव इतना ज्यादा है। पर क्या वो क्या ये दर्शा रहा है कि हमारा डायरेक्शन सही है? क्या वहां से हमें जितना पाना चाहिए उतना हमें मिल पा रहा है कि नहीं? हमें तैयारी करनी है ये नए टेस्ट मैच साइकिल की, हमें यहाँ पर नंबर क्वालिफाई करना है फाइनल्स के लिए। तो इस यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या आपको वो ठोस कदम उठाने होंगे कि नहीं, ये डिसाइड करना है राहुल द्रविड़ को और कप्तान को, चयनकर्ताओं को, कि क्या जिस टीम के साथ हम खेल रहे हैं, जिस बल्लेबाजी क्रम के साथ हम खेल रहे हैं, क्या हमें ये पूरा वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है? क्या हम इनके जगह पर किसी और को लेकर आएंगे, युवा प्लेयर को जिसके पास बहुत ज्यादा अनुभव है डोमेस्टिक क्रिकेट का, जो अच्छे फॉर्म में है, क्या हमें वो खिलाड़ी ज्यादा ऐड करेगा वैल्यू के नहीं? तो ये समस्या ये है। इसी वजह से मैं वापस अपनी बात को दोहरा रहा हूँ कि देखिए, चाहे वो पुजारा हो गया, जिनके रहाणे हो गए, जितने सारे एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, अगर आपको उनको इतना ज्यादा मौका देंगे तो बीच बीच में तो रन्स बनाएंगे, क्योंकि वो तो कैलिबर के प्लेयर हैं, उनके पास तो तकनीक है, उनके पास अनुभव है। पर सोचने वाली बात यह है चयनकर्ताओं के लिए और राहुल द्रविड़ के लिए और कप्तान के लिए कि क्या ये जितना दे रहे हैं वो सही है कि नहीं? इससे ज्यादा हमें कोई और खिलाड़ी दे सकता है कि नहीं? इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात आ रही है। इन्वेस्टमेंट अश्विन के साथ शुरुआत करके भी की थी कि राहुल ने आया। सर, उनका सवाल है, सोनी हमारे एक व्यूअर, उनका सवाल है कि अश्विन से गेंदबाजी की शुरुआत कराई गई, आपको लग रहा है ठीक मूव था? और दूसरा, कप्तानी की स्किल को लेकर फिर बात आ गई कि राहुल की कप्तानी को आप किस तरह से रेट करते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से अश्विन से गेंदबाजी शुरू करवाना एक ऑफ बीट मूव था। लोगों ने सोचा होगा या बैट्समैन ने भी सोचा होगा कि शमी और बुमराह आके करेंगे, तो कुछ हद तक थोड़ा सा सरप्राइज वेपन आप कह सकते हैं। और 2 ओवर कराया था, ये नहीं कि 10-12 ओवर कराए। 2 ओवर के बाद उनको रिमूव करके फिर शमी को ले आया था, तो मेरे ख्याल से उसमें कोई हर्ज नहीं था। जहां तक कैप्टनसी, टैक्टिक्स, रणनीति उनकी है, मेरे ख्याल से देखें, इसको पर्सपेक्टिव में लेना पड़ेगा कि पहला टेस्ट मैच है उनका एज अ कैप्टन, और हम अगर एक्सपेक्ट करें कि वो चमत्कार दिखा दें, ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है टीम का हल्का रहा है। कैप्टन जो है वो हमेशा उसको ब्लेम लेना पड़ेगा या जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि मेरे कैप्टनसी में ये ऐसे प्लेयर जो है, मुझे लगता है कुछ हद तक, और खास करके जब आप ब्रेक्स लेते हैं, ड्रिंक्स का ब्रेक या लंच ब्रेक वगैरह पूरे मैच में, जब आप जाके टैक्टिक्स फिर डिस्कस करते हैं और फिर आके जिस तरह से आप प्ले करते हैं, वहां शायद थोड़ी सी कमी नजर आई होगी। क्योंकि जैसे सबा ने शुरू में कहा कि गेंदबाजी में जो है पिच में बहुत ज्यादा मदद थी, लेकिन जो लेंथ डालनी थी वो लेंथ नहीं डाली। और अगर आप लेंथ सही नहीं डालते हैं तो आपकी फील्ड सेटिंग भी चेंज हो जाती है। अगर आप रन्स, फिर क्योंकि लो स्कोरिंग मैच है, आपको रन्स भी बचाने हैं, आपको विकेट्स भी लेने हैं, आपको बहुत सी चीजें करनी पड़ती है, और होम एडवांटेज जो है वो सामने वाले बल्लेबाजों के लिए है। और जिस तरह से मेरे ख्याल से जो मेंटल बैटल था ना, जो ज़हनी तौर पे जो कश्मकश थी, वो डीन एल्गर ने जीत लिया।
अगर डीन एल्गर सो जाते थे, रिटायर्ड हर्ट हो जाते थे या आउट हो जाते थे या विकेट फेंक के जाते थे, तो ये मैच का नतीजा कुछ और होता है। और ये बहुत बड़ा सबक है दूसरे लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए जो इंडिया के लिए खेलते हुए ऋषभ पंत, के बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, नेचुरल टैलेंट, नेचुरल एबिलिटी उनके पास डीन एल्गर से बहुत ज्यादा है। एक्सपीरियंस कम है जरूर और उम्र का भी तकाजा है, लेकिन किस तरह से डीन एल्गर ने पूरी पारी को संभाला, ये जो है ऋषभ पंत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक सीख है। 30, 40, 50 रन, ये मार्जिन ऑफ विक्ट्री तो 7 विकेट की थी या जो भी थी, बहुत बड़ी थी, लेकिन 30-40 रन उस वक्त अगर मिल जाते तो तराजू जो है, तराजू का कांटा दूसरी तरफ फिर जाता है, और वो हुआ नहीं। बिल्कुल, हर्षैन ने बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया है सभा भाई। उनका कहना है कि भारतीय टीम टेस्ट चैंपियनशिप में बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में है, सिर्फ क्योंकि 2 मैचेस वो हार गए हैं, 2 ड्रॉ उन्होंने खेले हैं, कुल 54 पॉइंट है उनके पास, और अब 90% मैचेस उनको जीतने पड़ेंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए। इसीलिए मुझे लगता है कि हार्ड डिसीजंस भारत को लेने होंगे। ये जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। कई बार हम लोग एड्रेस कर नहीं पाते, हमें लगता है कि समय के साथ वो इशू खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में ऐसा होता नहीं है। आपको कई बार बहुत ही कठोर निर्णय लेने होते हैं। मुझे लगता है कि भारत के लिए समय आ रहा है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टेस्ट मैच में, अब जिस ग्राफ की हम लोग बात कर रहे हैं, वो जो केप टाउन टेस्ट मैच है, वहां पे फिर से हमारा ग्राफ ऊपर हो जाएगा, क्योंकि ओवरसीज कंडीशंस में मैचेस जीतना उतना आसान होता नहीं है। पर जो स्थिति थी हमारी, ये बहुत ही अच्छा मौका था। जिस तरह की टीम है दक्षिण अफ्रीका की, मैं मानता हूं कि उसमें ज्यादा अनुभव नहीं है, पर ये टेस्ट मैच उनको बहुत ज्यादा हौसला देगा आने वाले टेस्ट मैच के लिए। तो लड़ाई बहुत ज्यादा अब तगड़ी होने वाली इन दोनों टीमों के बीच में। पर हाँ, आने वाले टेस्ट मैचेस में हर एक मैच में भारत को तैयारी अच्छी होनी होगी और भारत को मैच जीतना होगा, तभी हम टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में फिर से क्वालिफाई कर पाएंगे। जी सर, कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि जो लास्ट ईयर के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनलिस्ट थे, न्यूजीलैंड और इंडिया, दोनों तकलीफ में हैं। अगर आप पॉइंट्स टेबल देखें, न्यूजीलैंड इंडिया के खिलाफ आके गई एक मैच, और बांग्लादेश के खिलाफ आ रही है, और इंडिया जो है वो भी स्ट्रगल कर रही है। तो दोनों ही फाइनलिस्ट के लिए ये दूसरा साइकिल जो शुरू हुआ है वो इतना अच्छा नहीं नजर आ रहा है फिलहाल। जी सभा भाई, क्या कुछ चेंजेस आप देख रहे हैं? अगर आप सेलेक्टर हो, टीम के साथ ट्रेवल कर रहे हो, क्या कुछ चेंजेस आप देख रहे हैं यहाँ से? देखिए, एक तो फोर्स चेंज आपको करना होगा। विराट कोहली अगर फिट है तो वो वापस आएंगे टीम में। हाँ, नहीं कह दिया राहुल द्रविड़ ने कल की फिट है वो, कि वो फिट है, तो फिर आप किसको ड्रॉप करेंगे? क्या फिर से आप हनुमा विहारी को ड्रॉप करेंगे? फिर से वो बाहर बैठ जाएंगे? तो ये तो बड़ा ही मुझे लगता है कि ये एक ऐसा डिसीजन है जो बहुत ही सरल होगा लेने के लिए। पर मैं वापस अपनी बात पर वापस आ रहा हूँ कि यहाँ पर टफ डिसीजन लेने की जरूरत है। और टफ डिसीजन के लिए मुझे लगता है कि ये समय आ गया है कि थोड़ा आपको आगे सोचना होगा। मैं मान रहा हूँ कि दूसरी पारी में जिस तरह से पुजारा और अजिंक्य रहाणे ने रन बनाए हैं, जिस गति से रन बनाए हैं, वो देखकर अच्छा लगा। बहुत दिनों के बाद इस तरह का एटीट्यूड देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि राहुल द्रविड़, विराट कोहली सोचे कि एक और मौका, चूंकि इस लय में है ये दोनों खिलाड़ियों को, और दिया जाए। पर मुझे लगता है कि और ज्यादा डिमांडिंग होना पड़ेगा टीम मैनेजमेंट को इन खिलाड़ियों से। अगर उनको मौका दिया भी जा रहा है तो ये नहीं है कि आप सिर्फ 30-40 रन में बना के दें। वो एक्सपेक्टेशंस ये होनी चाहिए कि नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 में कम से कम एक खिलाड़ी को शतक लगाना होगा। और ये मैं सिर्फ पुजारा और अजिंक्य रहाणे के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कप्तान कोहली के बारे में भी कह रहा हूँ। बिल्कुल आया सर, और अगर मैं सिलेक्टर होता तो मैं शायद ऋषभ पंत को ड्रॉप करता तीसरे टेस्ट मैच से, मैं रिद्धिमान साहब को खिलाता। क्यों? और इसकी पीछे की बड़ी वजह है कि आप लेसन नहीं दे रहे हैं किसी को भी, वो चाहे रहाणे, पुजारा हो या ऋषभ पंत हो। आप टैग लगा के नहीं क्रिकेट खेल सकते। टैग लगा हुआ है इन पे मैच विनर का, बट एक्चुअली मैच विनर तो रहे नहीं। और जिस तरह से स्टेप आउट किया उन्होंने रबाडा के अगेंस्ट, मैं होता तो बिल्कुल उनको ड्रॉप करता। आपको लग रहा है ये बड़ा स्टेप उठाना चाहिए? सभा भाई जो कह रहे हैं कि हार्ड डिसीजन लेना चाहिए, सिर्फ पुजारा रहाणे क्यों, ऋषभ पंत क्यों नहीं? देखिए, मेरे ख्याल से जैसे हमने पहले भी बात की थी कि 2 प्लेयर्स इतिहास में, इंडियन क्रिकेट इतिहास में 1984-85 में कपिल देव और संदीप पाटिल को ड्रॉप किया था सिलेक्टर ने, जब वो दिल्ली मैच में लूज स्ट्रोक्स खेल के आउट हो गए थे, तो कलकत्ता में नहीं खिलाया था। और उस वक्त माना जाता था कि ये कपिल और गावस्कर के विवाद के बारे में, लेकिन बाद में पता चला कि सिलेक्टर्स ने ये डिसीजन लिया है। तो आजकल ये है कि एक स्टीरियोटाइप हो जाता है, सुपरस्टार स्टेटस मिल जाती है। पर मुझे लगता है अगर ड्रॉप ना करें, लेकिन एटलीस्ट मैसेज जो अगर बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया है राहुल द्रविड़, विराट कोहली और एक्टिंग कैप्टन जो थे केएल राहुल के द्वारा, वो
बहुत जरूरी है। अगर आप उसको इग्नोर कर देंगे तो फिर ये ऐसी गलतियां और होती रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये डिसीजन लेना बहुत जरूरी है कि पंत तक के मैसेज पहुंच जाए कि आप ऐसा नहीं खेल सकते टेस्ट क्रिकेट में। अगर आप ऐसा खेलेंगे तो आपकी जगह नहीं बनती। सभा भाई, चलते चलते एक आखिरी सवाल, केप टाउन की पिच के बारे में जो खबरें आ रही हैं कि थोड़ा स्पिन फ्रेंडली होती है। अब आपके साथ दिक्कत ये कि 2 ऑफ स्पिनर आप लेके गए हुए हैं, जयंत यादव और अश्विन। क्या ये भी एक सिरदर्दी होगी आपको केप टाउन टेस्ट मैच में? हाँ, 2 ऑफ स्पिनर्स को तो खिला सकते नहीं, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की टीम में टॉप ऑर्डर में सिर्फ एक ही आपके पास लेफ्ट हैंडर है, वो है डीन एल्गर। तो ये एक, पर मुझे लगता नहीं है कि इतना ज्यादा स्पिन फ्रेंडली विकेट होगी राजीव। मुझे लगता है कि जो पेस बॉलिंग कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखने को मिला था, जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन देखने को मिला था, कुछ इस तरह के कॉम्बिनेशन के साथ भारतीय टीम मैदान में उतरेगी। हो सकता है कि मोहम्मद सिराज अगर फिट ना हो तो उनकी जगह पर ईशांत शर्मा या उमेश यादव को मौका मिल सकता है। वो निर्भर करता है कि नेट सेशन में कौन किस तरह की गेंदबाजी कर रहा है। तो वही मैं एक परिवर्तन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बॉलिंग यूनिट में। उसके अलावा मुझे लगता है कि कुछ इसी प्रकार का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा केप टाउन के टेस्ट मैच में भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका। आया सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दक्षिण अफ्रीका के साथ चल रही सीरीज का हर अपडेट आपको खेल नीति के प्लेटफॉर्म पर हम देंगे। पूरा एनालिसिस भी आप यहाँ पे सुन सकते हैं हर दिन का। मंडे को वापस मिलेंगे आपसे और तब जो टेस्ट मैच होने वाला है केप टाउन का, उसका प्रीव्यू करेंगे और आपको बताएंगे क्या कुछ संभावित 11 हो सकती है अपने तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स के साथ। तो जुड़िए खेल नीति के साथ हर सुबह 9:30 पर खेल नीति के यूट्यूब चैनल और IVM के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा आप मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं। @राजीव मिश्र मेरा ट्विटर हैंडल है, @cricketwalla ये आया सर का ट्विटर हैंडल है, और @सबा करीम आप खूब उनसे सवाल कर सकते हैं। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन भी सकते हैं IVM ऐप पर, IVMpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hey, it's been another great week on the IVM Podcast Network. This week on Shunya One, Shiladitya and I talked to Sumit Shah. He's the founder and CEO of Dukaan, an e-commerce platform where merchants can set up their shops using their smartphones. This is being used by a lot of kirana shop owners throughout the country and is a really interesting conversation for you to listen to. On Say No to Drama, Chetna is here to talk about the importance of living in the present. This week on Khel Neeti, Madan Lal recalls the 1983 World Cup and reviews the film 83 with our host Rajiv Mishra. On Football Shitball, Sivas Sapre and Karthik talk about the latest Premier League matches, Ramos getting his first red card for PSG and Barcelona's draw with Seville. And on Pulyabazi, Pranay and Saurabh try to figure out why India has not been able to become the world's electronic supplier. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. If you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, do tell a friend. The word of mouth absolutely is essential to us. Don't forget to rate us on any of the platforms that you've been listening to. And also, I'd like to ask everybody to check us out on YouTube. We have a number of channels going. You can find all of them on ivmpodcast.com/YouTube. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Cred, Bank of Baroda, CoinSwitch, Kuber, and Intel. Thank you so much for making this possible. सफर, रास्ते, मंजिल और मुकाम अक्सर ये हमसे कुछ कहना चाहते हैं, पर हम हैं कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें सुनने से कतराते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा कुछ ऐसे सफर पर जहां आपको एक नया नजरिया मिलेगा सफर और मंजिलों को देखने का। आइए इन किस्से कहानियों में डूब जाएं। हर मंगलवार और शुक्रवार